डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम यूनिट 1 का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है निगमन व आगमन विधियाँ, दैट इज़ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स। इसका पार्ट 1 आज हम करेंगे और उसमें पार्ट 1 में स्पेशली आज हम निगमन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। निगमन विधि, इसको सामान्य तौर पे हम कैसे जानते हैं कि ये विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर विश्लेषण करती है। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसे विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल या अनुभव पूर्व यानी ए प्रायरी एवं गणितीय यानी मैथमेटिकल विधि कहकर भी पुकारते हैं। ये सब इस निगमन विधि के ही पर्यायवाची नाम हैं। अब निगमन विधि के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो हम भी बताते हैं। इसे तर्क विधि भी कहते हैं। इसमें विश्लेषण व जांच पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए इसे विश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। इसमें मान्यताओं व परिकल्पनाओं तथा तर्क वितर्क का अधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसे अमूर्त या ए प्रायरी, इसमें अनुभव तथा तथ्य बाद में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे अनुभव पूर्व या ए प्रायरी विधि भी कहा जाता है। और इसमें गणितीय तर्क का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे गणितीय विधि भी कहकर पुकारते हैं। अब हम इस निगमन विधि का आगे स्पष्टीकरण करते हैं कि निगमन विधि में कुछ मान्यताओं के आधार पर तर्क का उपयोग करके परिणाम निकालते हैं। इसमें सामान्य व स्वयं सिद्ध बातों से विशिष्ट निष्कर्षों की ओर यानी फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। परिणामों की जांच तथ्यों के आधार पर करते हैं। यदि परिणाम व तथ्यों का परस्पर मेल हो जाता है तो ये सिद्धांत स्थापित हो जाता है, अन्यथा उसके लिए वैकल्पिक सिद्धांत बनाया जाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम यह प्रणाली वास्तविक स्थिति से काफी मेल खाती है। उदाहरण के लिए प्रायः हम किसी भी उपक्रम के संबंध में यह मानकर चलते हैं कि वह अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है। साथ में अन्य मान्यता यह भी है कि फर्में अपनी बिक्री अधिकतम करना चाहती हैं, अन्यथा फर्म अपने उत्पादित माल की औसत लागत न्यूनतम करना चाहती है। इन भिन्न भिन्न मान्यताओं के आधार पर हमारे निष्कर्ष भी भिन्न भिन्न होंगे। अब हम आगे चलते हैं। निगमन विधि में प्रयुक्त मान्यताएं। निगमन प्रणाली में प्रयुक्त मान्यताओं के संबंध में प्रोफेसर रॉबिन्स का मत है कि वे हमारे अनुभव से संबंधित ऐसे तथ्य हैं जिन्हें विवाद रहित माना जा सकता है। उत्पादन के सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है कि उत्पादन के साधन एक से अधिक होते हैं, इन्हें एक दूसरे से पूर्णतया नहीं बदला जा सकता। इसी कारण से उत्पत्ति ह्रास नियम सिद्धांत लागू होता है। इनकी सत्यता को स्थापित करने के लिए कोई नियंत्रित प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे दैनिक अनुभव से मेल खाती हैं। इन मान्यताओं के आधार पर उच्च स्तरीय विश्लेषण किया जाता है। प्रमुख मान्यताओं से के साथ साथ हम कुछ सहायक मान्यताओं की आवश्यकता होती है, जैसे बाजार की दशा, विनिमय में भाग लेने वालों की संख्या आदि के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की सत्यता इनकी तार्किक दृष्टि से संगति यानी लॉजिकल कंसिस्टेंसी पर निर्भर करती है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि निगमन विधि विभिन्न मान्यताओं व तार्किक विवेचन पर निर्भर करती है। इसका उपयोग मांग सिद्धांत, कीमत सिद्धांत व आय के वितरण सिद्धांत आदि में व्यापक रूप से किया जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
दैट इज निगमन विधि मान्यताओं व तार्किक विवेचन पर निर्भर करती है। निगमन विधि अब हम आगे चलते हैं कि ये जो निगमन विधि है इन पे निर्भर, इसका उपयोग मांग सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, आय के वितरण आदि में व्यापक रूप से किया जाता है। अब निगमन विधि के गुण या लाभ। निगमन विधि के गुण या लाभ में हम पहला पॉइंट लेते हैं, आर्थिक जगत के अध्ययन में सुविधा। जैसा कि बोल्डिंग ने बताया है कि आर्थिक जगत बड़ा जटिल होता है। इसका अध्ययन पहले हम सरल परिस्थितियों के आधार पर करते हैं, फिर वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार यह अध्ययन में काफी सुविधा पहुंचाता है। दूसरा है कि यह प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है। अर्थशास्त्र में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग सीमित होने से इस विधि का महत्व बढ़ जाता है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है गणित व तर्क उपयोग। गणित व तर्क उपयोग होने से इससे प्राप्त निष्कर्ष सुनिश्चित होते हैं। इससे निगमन विधि का महत्व बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है आगमन विधि की सहायक। आगे चलकर हम जब आगमन विधि का अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे कि यह आगमन विधि के भी सहायक के रूप में काम करती है। कैसे कि आगमन विधि में पहले तथ्य व आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, फिर उससे तर्क व विश्लेषण की सहायता से विभिन्न चल राशियों में परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं, जिससे सिद्धांत या नियम बन पाता है। इस प्रकार यह आगमन विधि में भी सहायक का काम करती है। और नेक्स्ट है सिद्धांत बनाने की उत्तम व परिष्कृत विधि। निगमन विधि ने ही अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों में सर्वोच्च स्थान दिलाया है और इसके वैज्ञानिक स्वरूप में वृद्धि की है। तो किसी भी सिद्धांत के निर्माण की ये उच्च कोटि की परिष्कृत विधि मानी गई है। विभिन्न मान्यताओं के आधार पर निष्कर्ष निकालने में काफी सावधानी से महत्वपूर्ण तर्कों का उपयोग किया जाता है। इससे मस्तिष्क की तीक्ष्णता में वृद्धि होती है। अब हम आगे चलें निगमन विधि की कमियां। निगमन विधि की क्या कमियां हैं? जिसमें पहला है निष्कर्षों की सहायता से मान्यताओं की सत्यता पर आधारित है। निगमन विधि से प्राप्त निष्कर्षों की सत्यता मान्यताओं की सत्यताओं पर निर्भर करती है। यदि मान्यताएं अवास्तविक हैं तो निष्कर्ष भी अवास्तविक होंगे। साथ में प्रायः यह भी कहा जाता है कि मान्यताओं की सत्यता की जांच नहीं हो सकती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है इस विधि के परिणाम सार्वभौमिक व सर्वकालिक नहीं होते हैं। निगमन विधि से प्राप्त परिणाम सभी देशों में व सभी समयों पर समान रूप से लागू नहीं होते, इसलिए इनके आधार पर सरकारी नीतियां नहीं बनाई जा सकती। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इंग्लैंड की विशेष परिस्थितियों के लिए स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन किया, जो उपनिवेशिक देशों के लिए उचित नहीं थी। तो इस प्रकार से ये सब समय पर और सब परिस्थितियों में लागू नहीं होती है। तीसरा आता है बौद्धिक व्यायाम यानी मेंटल एक्सरसाइज की सूचना। इस विधि का अत्यधिक उपयोग करने से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे प्रयोगकर्ता के मानसिक व्यायाम के अलावा कुछ भी प्रकट नहीं होता। सिर्फ मानसिक व्यायाम की विशेषता के रूप में ही देखा जाना चाहिए। तो उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि निगमन विधि आर्थिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन इसके प्रयोग की असावधानी से कभी कभी कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। निगमन विधि की आलोचना करना व्यर्थ है, क्योंकि यह कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं होती। इसके साथ निगमन विधि के साथ इसके साथ आगमन विधि का भी उपयोग किया जाता है। तो मोस्टली निगमन विधि के साथ में आगमन विधि का प्रयोग भी किया जाता है। तो आई थिंक ये निगमन विधि वाला जो टॉपिक है
वो हमने कंप्लीट किया। ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक निगमन विधि और आगमन विधि है, इसका पार्ट 1 आज हम कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में निगमन विधि को हमने आज डिटेल में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगमन विधि लेने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर इसका पार्ट 2 होगा, तो उसमें हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। सॉरी, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।